तो यूपी में अपनों पर भी प्रहार हो रहा है। जी हां, अखिलेश भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के वरुण गांधी भी कर रहे हैं। वरुण के लिए ये हालात क्यों बने, अखिलेश ने क्यों कहा मजबूरी का गठबंधन, आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है हालात। यूपी में कल चौथे दौर की वोटिंग है। आमतौर पर वोटिंग शुरू होने के बाद सभी पार्टियों का जोर प्रचार पर होता है, लेकिन यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी सभी दल प्रचार से ज्यादा अपनों के प्रहार ही झेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मजबूत बताते रहे अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि अगर परिवार में टकराव नहीं हुआ तो कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं होता। दूसरी ओर उनके चाचा शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव ने इस गठबंधन से दूरी बना रखी है। चुनाव प्रचार से दूर चल रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अमेठी और रायबरेली के लिए जो चिट्ठी लिखी, उससे भी गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं मिल रहे। अखिलेश यादव के परिवार के चाचा पिता अगर कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग रहे तो राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने भी अपनी चिट्ठी में समाजवादी पार्टी का जिक्र तक नहीं किया। अखिलेश और राहुल गांधी के गठबंधन के लिए अगर मुलायम और शिवपाल की नाराजगी से दिक्कत है तो बीजेपी के स्टार प्रचारक वरुण गांधी अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने में पीछे नहीं है। वरुण गांधी यूपी में बीजेपी के लिए वोट मांगने की बजाय दूसरे राज्यों के दौरे पर है और वहां भी वो किसानों से लेकर रोहित वेमुला सुसाइड केस और विजय माल्या के विदेश भागने का मुद्दा उछाल रहे हैं। से क्यों समझौता कर लिया? हमने तो कहा कांग्रेस से इसलिए समझौता कर लिया कम से कम लोगों के अंदर संदेह खत्म हो जाए, कंफ्यूजन खत्म हो जाए, और कंफ्यूजन कम से कम समाजवादियों ने खत्म कर दिया है। देखिए, जो हमारी पार्टी का आदेश होगा, नेताजी का आदेश होगा, अगर आदेश होगा तो उस पर हम विचार कर लेंगे। और कांग्रेस के जहां प्रत्याशी हैं वहां मुझे नहीं जाना है, और जो हमारे लोग हैं अगर मुझे बुलाएंगे और हमारी पार्टी का आदेश होगा और नेताजी का आदेश होगा तो उसे जरूर हम मानेंगे। वहां जो गरीबों की थोड़ी बहुत इकट्ठा की हुई बची कुची संपत्ति है उसको भी निचोड़ने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि जहां विजय माल्या का 10,000 करोड़ है वहां वो पनपरी सुभाष ने एक हफ्ते पहले 80,000 के वजह से अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया। अगर वो 80,000 रुपए माफ होते तो शायद उसका मान भी बचता और उसकी जान भी बचती। तो बड़ी बड़ी बातें कह गए। एक तरफ अखिलेश, जिन्होंने हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि कांग्रेस पार्टी से उनका गठबंधन नहीं होता अगर उनकी घर में, परिवार के अंदर झगड़ा न हुआ होता। वहीं वरुण गांधी तीखे तेवर अपना रहे हैं, बागी तेवर अपना रहे हैं। पार्टी ने हाशिए पर रखा हुआ है, इसीलिए राहुल गांधी इंदौर जाकर अपना गुस्सा और गुब्बार वरुण गांधी निकाल रहे हैं। और वरुण गांधी की इसी बात पर कि हालात यहां तक क्यों बने, बात करेंगे हम बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा से। हमारे साथ राजीव त्यागी जी हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। हमारे साथ अंबिकानंद सहाय जी है जो कि बेहद वरिष्ठ पत्रकार है, और हमारे साथ सुनील सिंह साजन है जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। तो भाई राजीव जी, आपकी तो तब याद आई जब अखिलेश को लगने लगा कि कहीं कुछ बचा नहीं है, अब तो जो है जाओ, डूबती नैया है उसको तिनके का सहारा लो। मतलब उनकी नैया तो डूब रही थी, आप तिनके थे, आपका सहारा ले लिया उन्होंने। अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर, कांग्रेस को आपने तिनका माना और हम लोग बाग, इसका मतलब दोनों मिलकर के 1-11 हैं। और आज भी अखिलेश यादव जी ने कहा है मीटिंग में कि अब तो हाथ साइकिल के साथ है तो निश्चित रूप से साइकिल अब तेजी से दौड़ेगी। हमारा जो गठबंधन है ना दीपक जी, बहुत स्पष्ट बताऊं, हमारा गठबंधन एक विजन के लिए है, उत्तर प्रदेश के डिवीजन के लिए नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विजन और डिवीजन में फर्क समझना होगा। हमारा विजन 10 सूत्री कार्यक्रमों में है, जिसमें हम लोग बात किसानों को कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब,
10 लाख दलितों के लिए पक्के मकान, साथ साथ 20 लाख नौजवानों को बेहतर फोन, बेहतर सुविधाएं, उनको रोजगार, उनका कौशल प्रशिक्षण। और हम लोग अब निश्चित रूप से नौजवान और किसान को सेंट्रिक मान करके अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हमारा टोटल चुनाव मुद्दा आधारित चुनाव है। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो जिसके लिए राम बहुत विषय हुआ करते थे, भावनात्मक रूप से जिसके नाम पे वोट लिया भगवान श्री राम के नाम पर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि भगवान श्री राम के मंदिर की यात्रा से शमशान यात्रा पे भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है, शमशान और कब्रिस्तान की बात करती है। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने 2-3 चीजें कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, हम प्रधानमंत्री मोदी पर आएंगे। चलिए, तो मैं इसी पाया था। उत्तर प्रदेश को केंद्रित रखते हुए जिस तरह से हम लोगों ने अपना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाया है, चुनाव उस पे होगा, लोग बाग उसको देख रहे हैं, ये तो आप मानेंगे नहीं। अरे हमने तो दुनिया भर का पूरा प्रोग्राम रख दिया डॉक्टर संबित पात्रा में। आप 10 पॉइंट के प्रोग्राम पर ही अटके हैं। 10 पॉइंट के प्रोग्राम के अलावा क्या उत्तर प्रदेश में समस्याएं नहीं है? क्या उनका हल नहीं होना चाहिए? पात्रा जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए। सवाल मेरा बहुत स्पष्ट है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टो में चीज डाली कि हम फसली ऋण किसानों का माफ करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी को फसली ऋण माफ करने की बात आई। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठ करके मोदी जी की सरकार किसानों का टोटल ऋण नहीं माफ कर सकती थी? क्या उसके लिए कहीं उसको किसी से पूछने की जरूरत थी? ये भी निश्चित रूप से जुमला साबित होगा, और जैसे अक्षय कुमार का मामला जुमला साबित हुआ, ये भी जुमला है। यही प्रॉब्लम है। मैं चुप हो गया। संबित पात्रा जी जवाब। देखिए, मैं जवाब भी दूंगा सवाल का, मगर पहले जो आपका विषय है डिबेट का उस पर बोल दूं। जो आज अखिलेश जी ने कहा है और एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर घर में कलह नहीं होता तो हम ये जो बाध्यतम गठबंधन हमने कांग्रेस के साथ किया है वो हम गठबंधन नहीं करते। उसके बाद शिवपाल जी ने कहा कि मैं कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करने नहीं जाऊंगा। इससे एक बात आज बड़ा स्पष्ट हो गया है कि हार का ठिकरा कांग्रेस के सर पे फोड़ दिया है। एक तो वो जान गए हैं अखिलेश जी और शिवपाल जी, मुलायम जी के हार रहे हैं, तो अभी से हार का ठीकरा किसके सर पे फोड़ना है? तो इन्होंने ठीकरा कांग्रेस के सर पे फोड़ दिया है कि गठबंधन करने की इच्छा तो थी नहीं, मगर ये मजबूरी में गठबंधन हुआ था। दूसरी बड़ी बात है, जहां तक अभी 20 सूत्री कार्यक्रम 10 सूत्री कार्यक्रम का सवाल उठा और मेरे भाई राजीव जी मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि आप तो चाहते तो आप माफ कर देते, पहले से ही माफ कर देते ऋण, आप ये प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हैं, वादा क्यों कर रहे हैं? मैं तो राजीव जी से उल्टा पूछना चाहूंगा कि 70 साल से देश में आप सत्ता में रहे हैं, तो आज आप घोषणा पत्र निकाल के ये 20 सूत्री कार्यक्रम काहे निकाल रहे हैं? आप चाहते तो इन 70 सालों में तो किसानों की वाहवाही हो जाती, 70 सालों में हर गांव में बिजली पहुंच जाती, 70 सालों में सबको नौकरी मिल जाती। 70 सालों में नौकरी नहीं मिली, तभी तो आज आपको कहना पड़ रहा हम आएंगे तो 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम आएंगे तो फलाना करेंगे। तो 70 साल में नहीं किया ना। और आपके पार्टनर जिसको आप कह रहे थे, सही कह रहे थे, 27 साल यूपी बेहाल, यही 25 दिन पहले राहुल गांधी जी कह रहे थे। मतलब सच्चाई है कि यूपी का हाल बेहाल था और आप आएंगे भविष्य में, जो कि ख्याली पलाव आप बना रहे हैं, भविष्य में आएंगे तो ये सब करेंगे। तो हार चुके हैं, आपने काम नहीं किया है, ठीकरा कांग्रेस के सर पे फोड़ने के लिए आपने पूरी तैयारी कर ली है, यही हकीकत है। और आप कह रहे थे कि अखिलेश जी कह रहे थे कि पंजा जो है वो साइकिल के साथ है। याद रखिए, पंजा हमेशा साइकिल के ब्रेक लगाने का काम आता है। जहां ब्रेक लगाना है पंजा वहीं बैठा है, चिंता मत करिए। पंजे से ब्रेक कहां लगते हैं? पंजे से ब्रेक? अरे भाई, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, पंजा तो विकास करता है, पंजे से ब्रेक कहां लगते हैं? अरे साइकिल के ब्रेक तो पंजे से ही लगते हैं। साइकिल है वो मॉडर्न साइकिल है, जान जाइएगा। मॉडर्न साइकिल है मेरे फ्रेंड। ये साइकिल जो है ना, देखिए जैसे इसका मतलब देखिए, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को भी साइकिल चलाना नहीं आता, जो समाजवादी पार्टी का इलेक्शन सिंबल है। इसका मतलब आपको भी साइकिल चलाना नहीं आता। जो मार्च का महीना होता है ना, उसमें कभी कमल नहीं खिला करता। कमल जो है दीपावली के आसपास खिलता है। चुनाव का रिजल्ट मार्च में आ रहा है, पहले तो ये क्लियर कर ले। मुझे बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी ने मई का चुनाव जीता था, तब मई में भी कमल नहीं खिलता था।
लेकिन नरेंद्र मोदी ने मई में कमल खिला दिया था। बिल्कुल ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देखिए, सुनिए, ये नरेंद्र मोदी जी, ये उपमा दी जाती है चुनाव में, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने शमशान की और कब्रिस्तान की उपमा दी है, क्या वो उपमा ठीक थी? चले ठीक है, मैं सुनील सिंह जवाब देना चाहता हूं। 1 मिनट, 30 सेकंड तो देने चाहिए आपको, जस्टिस करना चाहिए। 1 मिनट, आपके साथ पूरा जस्टिस होगा, हम जस्टिस करने के लिए बैठे। सुनील सिंह साजन जी, आज जब सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी और उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को जिताने की अपील की, आपके तो गायत्री प्रजापति भी उनके इलाके में खड़े हैं, उनको जिताने की भी अपील कर देती। तो सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने की अपील सोनिया गांधी ने अपने उस भावनात्मक लेटर में रायबरेली और अमेठी की जनता से क्यों नहीं की? मैं जानना चाहता हूं आपसे। नहीं, ये उनका पर्सनल मामला हो सकता है कि पर्सनल क्यों भाई? अपने राजनीति में सब कुछ चीजें सार्वजनिक होती हैं, पर्सनल नहीं। सुनील सिंह साजन जी, ये हो सकता है उनसे छूट गया हो, ये हो सकता है उनसे छूट गया हो, लेकिन जिस तरीके की पार्टी और कांग्रेस मिलकर के रोकेगी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता, और मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग जब सुनते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हुए, झूठे आंकड़े पेश करते हुए, तो हम लोगों को भी शर्म आती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के कार्यकर्ता होकर के कुछ भी कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता होकर के कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री होकर के झूठ कैसे बोल सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री क्या झूठ बोला ये तो बता दीजिए, क्या झूठ बोला? मैं बता देता हूं, अगर आप मुझे ना 1 मिनट, सुनील सिंह बिजली के मामले में झूठ बोल रहे हैं, उनको बिजली के जो उन्होंने आंकड़े दिए वो झूठ बोले, वो जो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। तो उन्हें आंकड़े मालूम होने चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितना का। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी भी तो 3 बार लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वो गुजरात में मेट्रो क्यों नहीं ले आए? गुजरात में एक्सप्रेसवे क्यों नहीं ले आए? गुजरात में 55 लाख महिलाओं को उन्होंने पेंशन क्यों नहीं दे दी? तो ये सवाल उनके संबित पात्रा से जवाब बनता है। संबित पात्रा, जब क्या आप मुझे मौका देंगे? बिल्कुल दूंगा राजीव त्यागी जी, पूरा मौका। आप लोग 2 कोएलिशन पार्टनर है त्यागी जी, तो दोनों को मिला है, मैं जवाब दे देता। नहीं, आपके संग भी रहता है, जब हम कभी डिबेट पर कभी एतराज नहीं करते, जब संघ और विश्व हिंदू परिषद रहता है हम एतराज नहीं करते। नहीं है, चलिए सर, लड़ते नहीं है, बारी बारी से बोलते हैं। धन्यवाद। लड़ आप रहे हैं, मैं तो इस बात कह रहा हूं। पहली बात है, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनको बहुत शर्म आता है जब वो प्रधानमंत्री की बातें सुन लेते हैं। सर, थोड़ा शर्माना होता और थोड़ा शर्म जीवित होता ना, तो गायत्री प्रजापति जी की जो कि बलात्कारी है और जिनके नाम पे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एफआईआर हुआ, उनके यहां तो कम से कम अखिलेश जी नहीं जाते, उनके यहां कम से कम प्रियंका गांधी नहीं जाती। बताइए, आप महिला सम्मान की बात करते हैं, गायत्री प्रजापति आपके पार्टी का मैस्कॉट है, वो आपके यहां ऐसा व्यक्ति है जहां से कैंपेनिंग शुरू होती है। शर्म तो चुल्लू भर पानी में उसी दिन डूब के मर गई और आप शर्म की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक सोनिया जी की चिट्ठी का सवाल है, देखिए, अगर सोनिया जी वाकई बीमार है तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हम हो सकते हैं, मगर हम चाहते हैं कि वो सब सेहतमंद रहें। मगर ये जो इमोशनल अत्याचार चिट्ठी लिख के कर रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर वाकई सोनिया जी हो या राहुल जी, अमेठी और रायबरेली जाके दोनों ने काम किया होता तो आज अमेठी और रायबरेली इस कदर पिछड़ा नहीं होता, और गए नहीं है तभी आज चिट्ठी लिखने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर जाके काम किया होता तो चिट्ठी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, जनता अपने आप इनको सर आंखों पर बैठाती, पलकों पर बिछाती और इनको आगे बढ़ा के ले जाती। आज चिट्ठी इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि काम नहीं किया है। आंकड़ों की बात की गई स्मशान और कब्रिस्तान के लिए, मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं, आंकड़े पढ़ देता हूं, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे दे। आप देखिए, 2012-13 में यूपी सरकार का जो बजट था, कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किया, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। स्मशान के लिए कोई आवंटन नहीं, शून्य। आपने 2013-14 में कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए, स्मशान के लिए शून्य। आपने 16-17 में कब्रिस्तान के लिए 400 करोड़ आवंटित किए, कब्रिस्तान के लिए। स्मशान के लिए पहली बार शहरी क्षेत्र में 100 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 127 करोड़। और उसके बाद अंततः आपको मैं अगर सही बताऊं तो कुल मिला के 5 वर्षों में कब्रिस्तान के लिए 1300 करोड़ रुपए और स्मशान के लिए 627 करोड़ रुपए। देखिए,
कम से कम मृत्यु में तो भेदभाव मत कीजिए। ये हिंदुस्तान का संविधान कहता है आप 19% जनता के लिए दीजिए, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। 1300 करोड़ दे रहे हैं तो 80% जनता के लिए मात्र 627 करोड़ क्यों? उनको भी अनुपात के हिसाब से पैसा दीजिए। बाकी ने क्या पाप किया है, यही तो हम कहना चाहते हैं। भेदभाव। राजीव त्यागी जी जवाब। राजीव त्यागी, देखिए मैंने कहा ना, आपके आंकड़ों की पोल खोल दी उन्होंने। नहीं, मेरे आंकड़े की पोल नहीं खोल पाएंगे संबित पात्रा। मैं अब बहुत स्पष्ट बता दूं आपको, अगर मुझे आप इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में, जैसे उनको नहीं किया था। मेरे मित्र ये नहीं, आप शताब्दी नहीं, मेरे मित्र जो है उनसे पूछना चाहूंगा कि शमशान जरूरी है, देश में विकास जरूरी है, नहीं, अच्छे दिन जरूरी है, कसाब जरूरी है। नहीं, हमारी तुलना निश्चित रूप से अच्छे दिनों के लिए, हमारी तुलना बेहतर दिनों के लिए, लोग कि जब जीवित रहते तब बेहतर जीवन होना चाहिए उनका। हम ये पूछना चाहते हैं मेरे मित्र से, 13,400 मेगावाट बिजली ईद के टाइम पे दी गई और दीपावली के टाइम पे 15,400 मेगावाट बिजली दी गई। प्रधानमंत्री महोदय ने झूठ बोला, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार है, अगर कहीं होते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे है। यह हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, उसे पढ़ के बता देता हूं कि दलितों के अत्याचार पे उत्तर प्रदेश कहां ठहरता है, गुजरात कहां ठहरता है। प्रति 1 लाख पर दीपक जी 20 दलितों पर अत्याचार होते हैं उत्तर प्रदेश में। गुजरात में निश्चित रूप से आप पाएंगे तो 27 लोगों पर अत्याचार होते हैं, मध्य प्रदेश में 37 लोगों पर अत्याचार होते हैं, गोवा में 51 लोगों पर अत्याचार होते हैं। तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके बाद अगर आप सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं होते हैं तो राजस्थान में होते हैं, 57 लोगों पे 1 लाख पर अत्याचार होते हैं। मेरे मित्र इस बात का जवाब दे कि प्रधानमंत्री महोदय झूठ क्यों बोलते हैं। अब मैं प्रधानमंत्री महोदय की एक पोल और खोलना चाहता हूं। उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि 3% कुल उत्तर प्रदेश का गेहूं जो है सरकारी खरीद से जाता है। मेरे प्रधानमंत्री महोदय ये भूल गए, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, फख्र के साथ कहता हूं मेरे प्रधानमंत्री, इसलिए फख्र करता हूं कि देश पे पॉलिटिकल सिस्टम है। कहते हैं मानते नहीं, मानते नहीं, मानता इसलिए क्यों? वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है सभी राज्यों में जिसमें केंद्र के द्वारा सरकारी खरीद की जाती है गेहूं और चावल की। पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में गेहूं और चावल की खरीद में कोताही बरती जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से गेहूं और चावल का किसान परेशान है। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा कि किसान की बात हो रही है क्योंकि किसान पुत्र हूं, इसलिए कहना चाहूंगा एमएसपी में गन्ने की केंद्र सरकार ने सिर्फ 3 साल में 10 रुपए बढ़ाए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सरकार ने दिया है 6 फरवरी 2015 को कि हम लोग पूरे देश में एमएसपी में 50% इंक्रीज नहीं कर सकते, जबकि मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा था कि हम लोग इसका इंक्रीज करेंगे। ठीक है, हो गया। राजीव जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने लास्ट सेंटेंस बोला, आप जज हैं तो मैं चुप हो जाऊं। आपने लास्ट सेंटेंस बोला था, मैं इसलिए बोलता हूं। एक लाइन ना अंबिकानंद साहब अभी तक चुपचाप बैठे हुए हैं, अभी तक चुपचाप बैठे हुए हैं सम्मान के साथ। आपका सम्मान करता हूं, आप जज हैं, लेकिन कलाई खोलना चाहता था प्रधानमंत्री की झूठ की। आपका बहुत वक्त है अभी। अंबिकानंद साहब जी, इस चुनाव के इस मोड़ पर आपको क्या लगता है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज कंफ्यूज्ड हैं? क्या गठबंधन कंफ्यूज्ड है? क्योंकि कोई बयार बहती नहीं दिख रही है, कोई मुद्दा चलता नहीं दिख रहा है, वोटर अभी तक खामोश लगता है। दशकों से आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव देखे हैं, आपको क्या लगता है इन चुनाव में क्यों लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और इस तरह के स्टेटमेंट बाहर आ रहे हैं जिनका कोई मतलब ना हो? दीपक जी, बड़ा अच्छा सवाल है और इससे पहले भी जो आपने दोनों बिंदु उठाए थे, वरुण गांधी वाला और अखिलेश यादव जी का, वो दोनों भी अति महत्वपूर्ण। मैं बताता हूं संक्षेप में उत्तर प्रदेश में आज हो क्या रहा है। आप सारे नेताओं की भाषणों को सुने, विकास की कसम सब खाते हैं, भाषण नेगेटिव ही होता है हर पार्टी का। और शायद लोगों को यह अंदाज होगा कि नेगेटिव बातें जनता ज्यादा सुनना शिकायत आप करिए, ह्यूमन साइकोलॉजी है, 5 आदमी कान खोल करके सुनते हैं। लेकिन इस नेगेटिविटी के बीच में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य इतिहास से उठाकर मैं बताना चाहूंगा भाई संबित पात्रा को भी और कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी को। देखिए 1945 में विश्व में एक अजीब घटना हुई। वर्ल्ड वार 2 का हीरो सर विंस्टन चर्चिल अपने घर में नेगेटिव कैंपेनिंग के कारण हार गए। यह खतरा सिर्फ अखिलेश पे नहीं है, यह मोदी जी पे भी है।
और ये मैं मान के एक पत्रकार की तरह चल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आज जो खेल हो रहा है 2019 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब मैं 2 लाइन कहूंगा आज अखिलेश जी के बयान पे। मुझे पत्रकार की तरह लगता है कि उन्होंने बहुत साफगोई से, ईमानदारी से यह बयान दे दिया, क्योंकि ऐसे भी वो चीफ मिनिस्टर नंबर 5 माने जाते थे उत्तर प्रदेश में। हालत बहुत खराब थी, ये सब जानते हैं, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। और मेरा तो ये भी मानना है एक पत्रकार की हैसियत से कि अगर ये झगड़ा नहीं हुआ होता तो शायद समाजवादी पार्टी 70 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाती, इतना जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होता। लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, ये एक योद्धा के रूप में उभरे, इसमें कोई शक नहीं है। और इनकी छवि में निखार आ गया, और निखार जबरदस्त आया। मैं फिर इतिहास से उद्धृत करूंगा कि जब एक मिनट, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद आऊंगा, मैं आपसे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। तो सवाल यह है कि अखिलेश ने ये क्यों कहा कि अगर गठबंधन हमारा कांग्रेस के साथ तभी हुआ है जब फैमिली के अंदर झगड़ा हो गया। लेकिन दूसरी खतरे की घंटी बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि वरुण गांधी के कान खड़े करते हैं। समित पात्रा जी ध्यान से सुनिएगा, वरुण गांधी का यह बयान है। उनका कहना है कि यूपी में किसानों की समस्याएं और कर्ज भी बड़ा मुद्दा है। वरुण गांधी कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में सरकारी आंकड़ा है 75 किसानों की आत्महत्या का, जबकि सच्चाई में यह संख्या 50,000 के आसपास है। वरुण गांधी का कहना है कि विजय माल्या को देखें, जिसने 10,000 करोड़ का लोन था, जैसे नोटिस गया वो देश छोड़कर भाग गया। वरुण गांधी के मुताबिक सवाल एक शख्स का नहीं बल्कि सिस्टम का है। वरुण उसी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं जिस सिस्टम को आप 3.25 साल से चला रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर किसानों की हालत उत्तर प्रदेश में खराब है, अगर बहुत सारे किसानों ने सही कहा, अगर वहां आत्महत्या किया है, तो यही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से। आपको याद होगा दीपक जी, आपके चैनल पे बैठ के हमने डिबेट किया था कि किस प्रकार 65 रुपए 25 रुपए इस प्रकार का चेक आवंटित किया था। उस समय कांग्रेस ने और रणदीप सुरजेवाला जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किया था, आपको याद होगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अटैक किया था कि ये समाजवादी पार्टी 25-25 30-30 रुपए का आवंटन कर रही है मुआवजे का, ये क्या कर रही है। आज साइकिल में बैठ गए हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी उनके हो गए हैं, मगर हम वही खड़े हैं। हम आज भी समाजवादी पार्टी पे अटैक कर रहे हैं। चलिए उनका दूसरा बयान दिखा देता हूं, उनका दूसरा बयान बता देता हूं। एक मिनट डॉक्टर पात्रा, हो सकता है कि इसमें आप थोड़े बात को घुमा ले, इसमें नहीं घुमा पाएंगे। गरीबों की कर्ज माफी योजना का असली लाभ उद्योगपतियों को मिल रहा है। सरकार ने जो कर्ज माफ किए हैं उनमें से 78% कर्ज सिर्फ 20 घरानों का था, और ये रकम करीब 2,70,000 करोड़ की है। यानी ये वही आरोप लगा रहे हैं जो सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके हर आदमी लगाता था कि ये सूट बूट की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। ये आपके सांसद आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए कोई भी सवाल पूछ सकता है, जवाब देना और तथ्यों के साथ जवाब देना हमारा काम है। जहां तक ये अनुशासनहीनता है, माफ कर दिया गया मुझे, हाँ कोई नहीं, मैं देखिए उस विषय में मैं नहीं बोल सकता, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मेरा काम है कि मैं तथ्यों को सामने रखूं ताकि जनता को मैं सच्चाई बता सकूं। नंबर 1, जहां तक ऋण माफ करने का सवाल है, आप ऋण में देखिए राइट ऑफ और लोन वेवर में फर्क होता है। और एक कंफ्यूजन, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहा। मैं ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। राइट ऑफ मतलब वेवर नहीं होता, राइट ऑफ का मतलब होता है कॉलम चेंज कर देना, मतलब और स्ट्रिंजेंट तरीके से जो पैसा ऋण के रूप में दिया गया था, वसूली नहीं हो रही थी, उस पैसे को वसूल करना। लोन वेवर किसी का नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर 20 परिवार 50 परिवार ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान में अमीर बने हैं, ये कोई 2.5 साल में 2 साल में अमीर नहीं बन गए साहब, ये तो 85 साल से फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी के साथ, जिस फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी के साथ गांधी परिवार अमीर होते चली गई, ठीक उसी फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी के साथ बहुत सारे लोग अमीर हो गए। अब उन पे शिकंजा कस रहा है, डिमोनेटाइजेशन से उन पे असर पड़ा है। आप देखिए आज वो पकड़े जा रहे हैं, दबोचे जा रहे हैं। गजब के तर्क लाते हैं ना, मैं एक जवाब दे दूं। गजब के तर्क लाते हैं। हाँ राजू काउंटर। मेरे मित्र ने सारे व्यक्तिगत आरोप लगाए और व्यक्तिगत ही बोले, आंकड़ा सम्मत कहीं बहस नहीं की।
1,40,000 करोड़ रुपए के उद्योगपतियों के ऋण माफ हुए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और सरकार से कहा कि उनके नाम उजागर होने चाहिए। सरकार ने वो नाम उजागर नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कोई कांग्रेस की टिप्पणी नहीं है, उस पर निश्चित रूप से संबित पात्रा को जवाब नहीं दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र ने एक आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। देश का पहला बजट, जो सम्मानित व्यूअर्स में सुन रहे हैं वो जान लें कि देश का पहला बजट न्यूयॉर्क म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से छोटा था और 213 करोड़ रुपए का था, और जो 2017 का बजट प्रस्तुत हुआ वो 21,47,000 करोड़ रुपए का। कांग्रेस ने यह किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं मेरे मित्र, ये बता दें कि 50 दिन में आपने नोटबंदी के देश को क्या हासिल करके दिया। 1% अगर जीडीपी गिरती है तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का देश को नुकसान होगा। 2% जीडीपी गिरने का अनुमान है, जो सरकार भी मान चुकी है। अभी जो लेटेस्ट सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण आए हैं उसके हिसाब से तो 3 लाख करोड़ का तो नुकसान है। नोटबंदी से उत्तर प्रदेश का मेरठ का रेवड़ी उद्योग, उत्तर प्रदेश का खानसारी कोलू उद्योग, ठीक है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, आपका बनारस का बनारस का साड़ी उद्योग, अरे हमारे मध्य प्रदेश में भी कई सारे ऐसे उद्योग चलते हैं। कई बात अब वरुण गांधी जी के बयान पे कहना चाहूंगा। वरुण गांधी जी ने जो बयान दिया है वो निश्चित रूप से उनकी पीड़ा है। वो पीड़ा इसकी पीड़ा है कि वो आम आदमी की पीड़ा से अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस अपने आप को जोड़ के चलता है। अरे कांग्रेस में ले लीजिए ना उनको, ले लीजिए कांग्रेस में, वो तो आने को तैयार बैठे। क्या भारतीय जनता पार्टी निकालेगी? पूछिए ना, अनुशासन तो उनकी पार्टी में हो रही है, हमारी पार्टी में हो रही है। आमंत्रित करिए ना, आमंत्रित करिए आप कि मैं वरुण गांधी को अपनी पार्टी में लाने का आमंत्रण देता हूं, करिए आमंत्रित। दूसरी बात, इन्होंने बात की थी गायत्री प्रजापति की। बलात्कार होता है मेरे मित्र, और औरत की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति राजनीति में नहीं होने चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा, नलिया कांड हुआ गुजरात में, गुजरात की बीजेपी के यूनिट्स के लोगों ने जिस तरह से औरतों का शोषण किया, उस पर क्या कहेंगे? आईएसआई के नेता, आईएसआई में आपके नेता मध्य प्रदेश के पकड़े गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? चलिए कहीं और पहुंच गए, हम कहीं और पहुंच गए, सरकार है। नहीं, हम कहीं और पहुंच गए। मैं अंबिकानंद साहब को जगह, अंबिकानंद साहब जी को जगह, भारतीय जनता पार्टी से दूर से नमस्कार होगी। अंबिकानंद साहब जी, वरुण गांधी का मुद्दा आखिरकार इस तरह से क्यों फटा? क्या फटने की अपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि उनकी उपेक्षा की जा रही थी? देखिए, दिल्ली में लुटियन जोन में जिस तरह का खेल हो रहा है और जो पर्यवेक्षक उस पर नजर बनाए हुए हैं, उनको आज नहीं 6 महीने से मालूम था कि इनका ये रुख होने वाला है। और मैं आज जो उन्होंने बयान दिया, ये पूरी तरह राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, और इसको मैं एक स्पष्ट घर वापसी का संकेत मानता हूं। घर वापसी मतलब गांधी फैमिली, गांधी परिवार उनको एक्सेप्ट कर ले, मुझे तो ये बहुत दूर की कौड़ी लगता है। लेकिन संकेत यही है दीपक जी, क्योंकि बिल्कुल राहुल गांधी की भाषा बोलना, चाहे मलिया का मसला हो या किसानों का मसला, पूरी तरह तो राहुल गांधी ने उठाया था अभी ना, और उसको डिट्टो करना एक ऐसे मोड़ पे जब देश सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव की ओर नहीं 2019 की ओर देख रहा है, मैं समझता हूं। लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच में ही क्यों बोला, मुझे बताइए? पार्टी का खेल बिगाड़ना चाहते हो? साफ बात है, पार्टी का खेल बिगाड़ना चाहते हो, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई थी और कई जगह ये न्यूज छपी भी और टेलीविजन में भी दिखलाया गया कि 4 से 6 सांसद जो वरुण गांधी से क्लोज हैं, वो करीब करीब बगावत के मूड में थे। ये आया है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग नजर रखते हैं इन डेवलपमेंट्स पे, वो जानते थे कि अब वरुण गांधी की राय ये है। इलाहाबाद में जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसी वक्त संकेत मिल गया था, जिस उनके पोस्टर हटा दिए गए थे। और जहां तक मेरी जानकारी है, भाजपा अध्यक्ष जी ने उनको स्पष्ट वार्निंग दी थी कि ये सब बंद करिए, ये यहां नहीं चलेगा। तो उनका विद्रोही तेवर, बट ऑब्वियस है वो किस ओर जा रहे हैं। और एक गठबंधन नहीं, मैं फिर कहूंगा दीपक जी, महागठबंधन की शुरुआत हो गई है। और उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच में उत्तर प्रदेश में वरुण नहीं बोलते हैं, मध्य प्रदेश जाकर बात करते हैं और एक कांग्रेस नेता के इनविटेशन पे जाते हैं, ये कुछ और संकेत कर रहा है। मैं जहां तक पढ़ पा रहा हूं, यही नजरिया है। संबित पात्रा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, देखिए आप बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, कम से कम पार्टी के नेताओं के बयानों पर आपकी राय होनी चाहिए, क्योंकि आप पार्टी के जो युक्ति संकट, तर्क संकट, डिस्कशन किए हुए वो वाले मुद्दे देश के सामने रखते हैं।
क्या वरुण गांधी का ये कहना पार्टी लाइन के साथ मैच करता है? इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो है, मैंने बयान जितना आपने दिखाया उतना देखा, उसमें उन्होंने पार्टी के विरुद्ध तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने, मैं दिखा देता हूं ना, पूरा बयान दिखा देता हूं मैं आपको, मैं पूरा बयान दिखा देता हूं। नहीं, पूरा जितना दिखाया वो उन्होंने सुना मैंने। ना मैं पूरा दिखा देता हूं। एक मिनट भाई, राहुल गांधी का बयान दिखाए। एक मिनट राहुल, वरुण गांधी का बयान क्यों करिए भैया, संबित जी को एक बार सुना देते हैं। पानी पी लें थोड़ा सा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। संबित जी जवाब। पानी आप पीजिए, पानी पीजिए थोड़ा सा। पानी पिलाएंगे हम आपको, चिंता मत करिए। पानी पिलाएंगे, चिंता मत करिए। पोल खुल रही है, यहाँ मैंने इनको पानी पिला दिया है। संबित पात्रा जी, यहाँ मैंने इनको पानी पिला दिया है। मत करिए। हाँ, मैं उत्तर दे देता हूं। अगर देखिए, जितना भी बयान आपने दिखाया, उन्होंने कुछ सवाल उठाए, ठीक बात है, उन्होंने सिस्टम पे सवाल उठाए, मैंने जवाब भी दिए। देखिए, जब आप युद्ध के मैदान में हो, अर्थात आप चुनाव के बीच में हो, केवल सत्य के साथ हम सबको आगे बढ़ना है, बौखलाना नहीं है। मुझे यहां बिल्कुल बौखलाना नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मैं पूछ रहा हूं, आप तो गठबंधन बना के लड़ रहे हैं, 17 जगहों पर इनका आपस में भिड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी खड़ी है और कांग्रेस भी खड़ी है। अरे तो अपना ये दल और बीजेपी घर में झांक लेते, अरे काहे को अपना दल और बीजेपी खड़े हुए देख लेते, इधर शिवसेना के देख लेते बयान, हम उत्तर देंगे। बिल्कुल यहां बौखलाहट नहीं होगी। देखिए, उन्होंने अगर सिस्टम पे उंगली उठाई, सही बात है, ये सिस्टम गला हुआ सिस्टम था, उस सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। सुधार तो हम ही रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, क्या आप कैसे सुधार वरुण गांधी के बयान को वेलकम करते हैं कि ये बहुत अच्छा बोला, हमारी आंखें खोल दी, हम इस पर काम करेंगे, वेलकम करते हैं उनके बयान को? देखिए, निरंतर इस गले हुए सिस्टम को सुधारने की प्रक्रिया में एकमात्र सरकार कोई लीन है इसका नाम मोदी सरकार है। आप कहिए क्या वरुण गांधी के बयान को वेलकम करते हैं? स्वागत करेंगे उसको, क्योंकि ये पॉजिटिव दिशा में लिया गया उनका कदम है। दीपक जी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आप एक देश के सबसे अच्छे एंकर भी हैं। मैं आपको बताऊं, आप अगर मेरे से ब्रेकिंग न्यूज ढूंढ रहे हैं तो वो तो मैं नहीं देने वाला। मैं अपने तरीके से आपके तार्किक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप तार्किक जवाब दे दीजिए। पूछना आपका अधिकार है और जवाब अपने तरीके से देना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। मैंने कहा, अगर आदरणीय वरुण जी ने कुछ सवाल उठाए, देखिए वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, और अगर हमारे स्टार प्रचारक ने सिस्टम की तरफ उंगली उठाई है तो मैं तो कह रहा हूं कि आप देखिए, विजय माल्या को 9,000 करोड़ का लोन किसने दिया? अभी तो खुलासा हुआ, मनमोहन सिंह और चिदम्बरम जी के कहने पर। तो वरुण जी मनमोहन सिंह और चिदम्बरम पर ही सवाल उठा रहे हैं कि 9,000 करोड़ रुपए मनमोहन जी और चिदम्बरम जी किसके कहने पर? सोनिया जी के कहने पर 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या को दिया गया। ये सिस्टम इतना गला हुआ है और इसी सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। नेगेटिव आईसीयू में चले गए मेरे मित्र, मुझे जुमला नहीं है सुन करके ना। आपने वो चिट्ठी नहीं पढ़ा है, चिदम्बरम साहब की चिट्ठी और मनमोहन जी की चिट्ठी नहीं पढ़ी है आपने, जहां विजय माल्या जी को पैसे देने की बात कही है। मैं आपको बता दूं, वो चिट्ठी तो मुझे याद भी है। दीपक जी, वो चिट्ठी में चिदम्बरम साहब कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डांटते हुए कि मैंने कहा था इनको लोन देने के लिए, आखिर लोन क्यों नहीं दे रहे हैं? और मनमोहन सिंह जी कहते हैं, मैंने टीके नायर, जो कि मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनको कह दिया है कि आपकी मदद करेंगे लोन लेने में। पढ़ के बताऊंगा। तो आप बताइए, ये 6 अप्रैल 2016 का सूचना का अधिकार के तहत प्रधानमंत्री मोदी की एक कलाई और खुलती है, झूठ की कलाई, जो किसानों को लेकर के उन्होंने किया था। उस सूचना के अधिकार के तहत जवाब आता है सरकार से, कृषि मंत्रालय से, स्वामीनाथन आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर दिया गया, क्योंकि एमएसपी की सिफारिश द्वारा संबंधित। यही प्रॉब्लम है राजू भाई, प्लीज देखिए, आप अगर मुझे बीच में बोलेंगे तो दीपक जी आपका प्रोग्रेसिव है। आप देखिए, क्यों नहीं देखिए, झूठ बोल रहा हूं तो बुरा लग रहा है। आपने बात शुरू की विजय माल्या, उस पर विजय माल्या में भी आ रहा हूं। आप कब आएंगे? आप एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं।
क्यों? किसान नहीं है देश में 18 करोड़ किसान है, उत्तर प्रदेश में कहीं 2 करोड़ 34 लाख किसान है। किसानों की बेहतरी नहीं होनी चाहिए दीपक जी? अरे आप बहस किस पे कर रहे हैं, बात किस पे कर रहे हैं? एक मिनट, वरुण गांधी में बैठे हैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, पूछिए उनसे। वरुण गांधी ने क्या कहा? एक मिनट, सबके ऑडियो डाउन। वरुण गांधी ने क्या कहा एक बार संबित पात्रा जी आप सुन लीजिए, हमारे पैनल पे सब लोग सुन ले। वरुण गांधी, जहां अमीरों को, बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को बार बार रियायतें मिल रही हैं, वहां जो गरीबों की थोड़ी बहुत इकट्ठा की हुई बची कुची संपत्ति है उसको भी निचोड़ने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि जहां विजय माल्या का 10,000 करोड़ है, वहां वो पनपल्ली सुभाष ने एक हफ्ते पहले 80,000 के वजह से अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया। अगर वो 80,000 रुपए माफ होते तो शायद उसका मान भी बचता और उसकी जान भी बचती। एक 30 सेकंड की टिप्पणी मैं करना चाहता हूं, प्लीज। डॉक्टर संबित पात्रा। नहीं, मैंने ध्यान से सुना, बिल्कुल वही बयान है। उन्होंने सिस्टम की तरफ उंगली उठाई, जो सिस्टम चला कौन रहा है? 3.25 साल से सिस्टम चला कौन रहा है डॉक्टर संबित पात्रा? और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज अभी भी दे दूं कि अभी अभी जो अगले चरण की जो कैंपेन की लिस्ट थी स्टार कैंपेनर्स की, वो उससे वरुण गांधी को हटा दिया गया है। क्यों? ठीक बात है, ये पार्टी निर्णय लेती है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इसे प्रवक्ता थोड़ी निर्णय लेते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है और हम सब इसका सम्मान करते हैं। हर विषय में प्रवक्ता बैठ के बोले आवश्यकता भी नहीं है। मगर देखिए, मतलब उन्होंने कुछ तो अनुशासनहीनता करी है ना? ना, मैं उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय प्रवक्ताओं से पूछ कर नहीं होता है। स्टार प्रचारक पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय नहीं होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड सिर्फ अध्यक्ष को तय करने के लिए और आपके जो उसको सर्टिफाई करते हैं और आपके मुख्यमंत्रियों के चयन और उनके इस्तीफे के लिए होता है और इसका निर्णय लें। तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, देखिए अभी कार्यक्रम के बीच में आपने मुझे कोई खबर दी है तो कार्यक्रम के बाद में पूरी जानकारी जरूर लूंगा। देखिए, हम लोगों का धर्म होता है कि जिस विषय में नहीं जानो उस विषय में नहीं बोलो। मैं वैसा प्रवक्ता नहीं हूं कि जिस विषय में जानकारी नहीं है बोलना शुरू कर दूं। मैं पता लगाऊंगा और पता लगाने के बाद अगर ये खबर सच्ची होगी अगले डिबेट में इस पर बात भी करूंगा, स्वाभाविक रूप से। लास्ट सेंटेंस कहना चाहता हूं। हाँ, चलिए लास्ट सेंटेंस। मेरे मित्र विजय माल्या का जिक्र किया और उनके ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोन दिए। सन 47 से लेकर के अब तक लाखों करोड़ रुपए के लोन उद्योगपतियों को दिए गए और प्रत्येक सिस्टम ने वो लोन को वसूली किया। मैं पूछना चाहता हूं, सीबीआई 4 तरह के लुकआउट नोटिस जारी करती है जब कोई आदमी भाग रहा होता है उसको रोकने के लिए एयरपोर्ट पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने 4थी तरह का लुकआउट नोटिस क्यों नहीं जारी किया जिसकी वजह से विजय माल्या को एयरपोर्ट पर रोका जा सकता था? क्या विजय माल्या एक दिन पहले भागने से पहले देश में एक बड़े मंत्री से नहीं मिले थे? क्या सत्य नहीं है? क्या ये निश्चित रूप से न्यूज़पेपर्स में नहीं आया? मुझे आप ये सरकार को यही रोकना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर अपने घर को अपने ही घर के चिरागों की रोशनी से आग लगने लगी तो फिर क्या होगा? चुनाव अभी बहुत ही क्रूशियल दौर पे है और ऐसे में किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी नेता या फिर किसी भी गठबंधन की गलती गले की हड्डी बन सकती है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया।